अनिर्वर्णा पदं वाक्यमित्यास्पदचतुष्टयम् यस्याः सूक्ष्मादिभेदे वाग्देवीं तामुपास्महे। नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर माधुरी श्रीधर। आज हम संज्ञानात्मक सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे जिसे पियाजे और ब्रूनर ने दिया है। इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो संज्ञानात्मक सिद्धांत को समझने के लिए सबसे पहले हमको समझना पड़ेंगे कि हमारे सीखने के उद्देश्य क्या हैं। मतलब जो आज हमारा संज्ञानात्मक सिद्धांत है पियाजे और ब्रूनर का, उसके हमारे उद्देश्य क्या हैं सीखने के। तो सबसे पहले छात्र संज्ञान का अर्थ समझ सकेंगे कि संज्ञान होता क्या है। छात्र संज्ञानात्मक विकास की अवधारणा को समझने में सक्षम होंगे। छात्र पियाजे और ब्रूनर के संज्ञानात्मक सिद्धांत के शैक्षिक निहितार्थ को समझ सकेंगे, अर्थात उनका शिक्षा में उपयोग किस तरह से हो सकता है उसको समझ सकेंगे। अब अगर हम संज्ञानात्मक सिद्धांत की बात करें तो सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि संज्ञान होता क्या है। तो संज्ञान, जैसा हम सब जानते हैं कि लैटिन शब्द कॉन्ग्रेसर से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है जानना, पहचानना या संकल्पना करना। मतलब किसी चीज को जानना और समझना, उसको पहचानना, ये हमारा संज्ञान होता है। जैसे हम बोलते हैं ना कि आपने सुना होगा कि कोई बात किसी के संज्ञान में हो आया है, तो संज्ञान में आया मतलब उन्हें उस चीज को समझा है। तो संज्ञान जो होता है विचार, अनुभव और इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान और समझ को प्राप्त करने की एक मानसिक क्रिया है या एक मानसिक प्रक्रिया। तो एक तरह से देखा जाए तो संज्ञान एक मानसिक प्रक्रिया है। अब संज्ञान को समझने के बाद हम समझेंगे कि संज्ञानात्मक विकास होता क्या है। संज्ञानात्मक विकास सोचने, समझने, तर्क करने और समस्या को हल करने की एक क्षमता है। तो देखा जाए संज्ञानात्मक विकास एक क्षमता है जो हमारे चीज़ों को समझने, तर्क करने, किसी भी समस्या को हल करने की एक्चुअल में क्षमता है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन भर बदलती रहती है, क्योंकि आपने नई चीज़ सीखी, नई तरह की समस्या हल किया तो आपका एक नया अनुभव हुआ। तो नया अनुभव होने से आपने क्या किया, आपकी थोड़ी सी सोच वहाँ पर फिर से बदल गई। उन्होंने अपने ही बच्चों पर, जो पियाजे थे, उन्होंने जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, उन्होंने अपने बच्चों पर ही इसका अध्ययन किया था। और अध्ययन करने के बाद उन्होंने इस सिद्धांत को दिया। उनके अनुसार कि ये बताया कि विचार की प्रक्रिया चलती कैसे, मतलब थॉट प्रोसेस बनती कैसे है। तो जैसा हम जान रहे हैं कि कॉग्निशन क्या है। कॉग्निशन, जिसे हम संज्ञान कहते हैं, ये एक मानसिक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत आती है थिंकिंग, नोइंग, रिमेम्बरिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग। क्यों? क्योंकि ये सारी क्या है, ये मानसिक प्रक्रियाएं हैं जो हमारे मस्तिष्क से संचालित होती हैं, इसलिए हम इन्हें मेंटल प्रोसेस कहते हैं और ये हमारे संज्ञान के अंतर्गत आती है। अब जो जीन पियाजे थे, उन्होंने जब अपने सिद्धांत को दिया था तो उन्होंने कुछ फैक्ट्स भी बताए थे, कुछ की पॉइंट्स के बारे में बात की थी। तो सबसे पहले उसके अंदर आता है अनुकूलन। पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार अनुकूलन में उन्होंने 3 घटक बताए, जिसके अंतर्गत पहला था संतुलन, दूसरा था आत्मसात, जिसे आत्मसातीकरण भी कहते हैं, और फिर तीसरा था जो समायोजन। तो सबसे पहले हम समझें कि एक्चुअल अनुकूलन क्या होता है। तो अनुकूलन क्या है? अनुकूलन जो होता है वो वातावरण के साथ अनुकूलित होने की प्रक्रिया है ना, कि हम बाहरी वातावरण के साथ किस तरह से समायोजन कर सकते हैं, समायोजन करने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये हमारा कहलाता है अनुकूलन। अनुकूलन के अंदर समायोजन करना एक जन्मजात प्रवृत्ति होती है। अब अनुकूलन में उन्होंने 2 प्रक्रियाओं को समझाया था, पहला आत्मसातीकरण और दूसरा संविष्टीकरण। आत्मसातीकरण का मतलब ये होता है कि पुरानी जो बौद्धिक क्रिया है उसे नवीन ज्ञान के साथ जोड़ना। मतलब जो हमारे पास एक्चुअल नॉलेज है और हम कुछ नई जानकारी जो नई आई है, उन दोनों को क्या करेंगे, समायोजित करके सीख लेंगे। मतलब नए ज्ञान के साथ पुराने ज्ञान को जोड़ना जो होता है वो होता है आत्मसातीकरण। इसके बाद आता है संविष्टीकरण। संविष्टीकरण का मतलब ये होता है कई बार कोई समस्या का जो हल है वो जब हम करने की कोशिश करते हैं तो कई बार समस्या का हल उस पुराने जो सॉल्यूशन रहता उससे नहीं निकल पाता। जैसे समस्या कई बार नई हो गई, हमने उसमें पुराना सॉल्यूशन लगाया तो उस समस्या का हल नहीं निकल पाता उस वक्त। तो हम क्या करते हैं, उस समस्या में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर लेते हैं। तो इस तरह से हम वो वातावरण के साथ समायोजन कर लेते हैं। मतलब पुराने ज्ञान के साथ नए ज्ञान को जोड़ने के लिए थोड़े से पुराने ज्ञान में मॉडिफिकेशन करना या थोड़ा सा परिवर्तन लाना जो होता है वो आपका संविष्टीकरण कहलाता है।
इसके बाद आता है समायोजन या संतुलन। तो जो संतुलन होता है, संतुलन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक जो होता है वो आत्मसातीकरण और संविष्टीकरण के बीच में क्या करता है, संतुलन बैठाता है। संतुलन मतलब कि जो उसके सामने समस्या आई उसने पूर्व अनुभव से समस्या का हल निकाल लिया और पूर्व अनुभव में थोड़ा रूपांतरण किया तो वो हो गया आपका संविष्टीकरण। तो इस तरह से वह इन दोनों प्रक्रियाओं के बीच में क्या करता है, संतुलन बिठाता है। स्कीमा क्या होता है? स्कीमा ज्ञान की मानसिक संरचना है। ज्ञान की मानसिक संरचना का मतलब ये है कि अगर हमारे सामने कोई भी चीज़ आती है तो हम उसके बारे में एक स्कीम बनाते हैं, हम उसके बारे में क्या सोच रहे हैं, किस तरह से सोच रहे हैं, वो आपका स्कीमा कहलाता है। अब जो हमारे पियाजे का सिद्धांत था, उन्होंने इसमें विकास के कुछ चरण बताए थे। उन्होंने विकास के 4 चरण बताए। सबसे पहला आता है संवेदी मोटर स्टेज, जिसे हम सेंसरी मोटर स्टेज भी कहते हैं, जिसका जो समय होता है वो 0 से 2 वर्ष होता है विद्यार्थियों। दूसरा है पूर्व परिचालन चरण, जिसे हम प्री ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। इसका जो समय होता है वो होता है 2 से 7 वर्ष। तीसरी जो स्टेज उन्होंने बताई थी ठोस परिचालन चरण, जिसे हम कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं, जिसका समय होता है 7 से 11 वर्ष। चौथी स्टेज थी औपचारिक परिचालन चरण, जिसे हम कहते हैं फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज, जिसका समय था 11 वर्ष और उससे अधिक। तो सबसे पहले हम उसकी प्रथम चरण या प्रथम स्टेज है उसके बारे में बात करेंगे। तो जो हमारी संवेदी मोटर स्टेज जो कि प्रथम चरण था, जिसका समय दिया गया था उनके द्वारा 0 से 2 वर्ष। तो यहाँ पर जो बच्चा सीखता है, जो भी सीखता है, यहाँ वह अपने सेंसेस के थ्रू सीखता है, मतलब यहाँ उसकी ज्ञान इंद्रियाँ, कर्म इंद्रियाँ विकसित होती हैं। तो सबसे पहले जैसे उसे भूख भी लग रही है तो भी रोएगा, जो भी उसको चाहिए तो भी रोएगा, मतलब यहाँ पे जो भी चीजें हो रही हैं उसकी इंद्रियों के द्वारा ही हो रही हैं। दूसरा प्रतिवर्ती क्रिया, इसको हम रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं, मतलब यहाँ हाथ पांव चलाना, कोई चीज़ पाना है तो उसको लेना, ये सारी एक्टिविटी किसके अंतर्गत होती है, हमारी सेंसरी मोटर स्टेज के अंदर। फिर अनुकरण की बात करें तो बच्चा अनुकरण द्वारा सीखता है। जब ये समय जो है हमारा 0 से 2 वर्ष, उसमें 1 वर्ष और साल तक का तो बच्चा अनुकरण नहीं करेगा उतना, लेकिन जैसे जैसे वो बोलने लगेगा, चलने लगेगा, दौड़ने लगेगा, तो वो क्या करता है, दूसरे को बहुत ध्यान से देखता है और उसके किए गए व्यवहार का अनुकरण करता है। इसके अलावा एक यहाँ पर जो मेन की पॉइंट है वो है वस्तु स्थायित्व। तो वस्तु स्थायित्व से मतलब ये है कि जब बच्चा छोटा था उसे कोई भी चीज़ चाहिए होती थी, उसे ये नहीं मालूम ये सही है या गलत है, तो आपने उसे कुछ चीज़ दी, वो उसे में रखेगा, तो क्या होता है, कई बार पेरेंट्स उससे ले लेते हैं और बोलते हैं बाबा लेके गया। आपने ये सुना होगा, ये वर्ड बोला जाता है, बाबा ले गया, बिल्ली ले गई। तो जब बच्चा छोटा होता है तो वो इस चीज को समझता है कि वाकई बिल्ली या बाबा ले गया, लेकिन 1.5 वर्ष होने के बाद जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो वो ये समझने लगता है कि बिल्ली या बाबा नहीं ले गया, वो वस्तु है, उसका स्थायित्व है, लेकिन अभी मुझे नहीं दिख रहा। तो ये जो वस्तु स्थायित्व का गुण है, ये इस एज के अंदर, इस सेंसरी मोटर स्टेज के अंतर्गत स्थायित्व में आ जाती है। दूसरी जो स्टेज बात की थी प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसे हम पूर्व परिचालन चरण कहते हैं, जो कि 2 से 7 वर्ष तक होती है। इसे हम अर्ली चाइल्डहुड भी कहते हैं, क्योंकि देखा जाए तो 0 से 2 वर्ष तक या 3 वर्ष तक की जो अवस्था होती है शुरुआती, वो हम उसको बोलते हैं इन्फेंसी स्टेज, और उसके बाद जो आता है हमारा चाइल्डहुड, तो ये जो होता है ये हमारा अर्ली चाइल्डहुड कहलाता है। यहाँ एनिमेशन देखिए, आप बच्चे यहाँ पर जो देख रहे हैं, आप उन्हें कार्टून देखते देखिए, आप उनको वो बड़े जल्दी कॉपी करते हैं और उससे वो जल्दी से सीखते हैं। तो इस चरण में क्या होता है, एनिमेशन से बच्चा जल्दी सीखता है। उसके बाद इररिवर्सिबिलिटी की बात हुई। इररिवर्सिबिलिटी की बात का मतलब ये होता है कि बच्चे को आपने एक चीज बताई कि 2 और 3 5 होता है, लेकिन 5 में से 2 माइनस करेंगे तो 3 आएगा, ये वो नहीं समझ पाता। मतलब सीधे सीधे चीजों को समझ पा रहा है कि 2 3 जोड़ा तो 5 आया, या इसमें ये जोड़ेंगे तो आएंगे, लेकिन आप उसको अपोजिट बात करेंगे तो वो नहीं समझेगा। सेंट्रेशन की बात होती है, मतलब केंद्रीकरण की बात होती है, मतलब यहाँ पे बच्चा अपने आप में सेल्फ सेंटर्ड रहता है। उसके बाद इकोसेंट्रिसिज्म, ये इसी का पार्ट है कि बच्चे की जो केंद्रीयता होती है वो अपने आसपास ही रहती है। फिर आता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जिसे हम ठोस परिचालन चरण कहते हैं, जो कि 7 से 11 वर्ष तक होता है। तो जहाँ कॉन्क्रीट की बात होती है, कॉन्क्रीट मतलब ठोस चीज जिसे हम छू सकते हैं, मतलब यहाँ ज्ञान क्या है आपका, ठोस है, जिसे हम चीजों को समझ सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होते हैं, लॉजिक्स बिकम्स कॉन्क्रीट। जो लॉजिक थे वहां पर, छोटे छोटे लॉजिक थे, उनमें अब ठोस आधार आ गया, उनके पीछे एक आधार आ गया। अब यहाँ पर जो बच्चा प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहा है, उसके अंदर साइज भी आ गया, डिस्टेंस, मतलब कोई साइज है, कोई डिस्टेंस है, उसको बहुत अच्छे से वो समझ पाता है कि क्या चीजें कहाँ पे है। इसके समस्या समाधान करने में वो कैपेबल हो जाता है।
अब यहाँ पर जो बात हुई थी वहाँ पर रिवर्सिबिलिटी इरिवर्सिबिलिटी की बात हुई थी, यहाँ पर रिवर्सिबिलिटी की बात होती है कि प्रतिवर्तता कैसे आती है। तो जैसे हमने बोला कि बच्चे ने 2 2 3 को जोड़ा तो 5 आया। अब यहाँ पर बच्चा समझ सकता है कि 5 में से 2 को माइनस करेंगे तो 3 आएगा, मतलब यहाँ पर इरिवर्सिबल बात करने लगता है। फिर डिसेंट्रेशन होता है, जैसे वहाँ पर हमने सेंट्रेशन की बात की थी। तो एक चीज़ समझिए, सेंट्रेशन में ये भी समझते हैं, अगर बच्चे को 2 कंटेनर दिए जाते हैं, एक थोड़ा सा थिक है और एक थोड़ा सा थिन है, और दोनों में कुछ लिक्विड फिल किया हुआ है, तो जो थिन है उसमें वही सेम लेवल ज़्यादा दिखता है एज कंपेयर आपके जो थिक है। तो बच्चा ये नहीं समझ रहा था वहाँ सेंट्रेशन में कि ये मोटा है या ये चौड़ा है, ये सकरा है। वो क्या समझ रहा था, किस में ज़्यादा है। तो वो क्या बताता था वहाँ पे कि जो पतला वाला उसमें ज़्यादा होने के कारण कहता था इसमें ज़्यादा है। अब जब डिसेंट्रेशन की बात आती है तो यहाँ पर बच्चा ये समझने लगता है, क्योंकि अब यहाँ पे उसके लॉजिक क्या हो गए, कॉन्क्रीट हो गए, ठोस हो गए। तो वो यहाँ पे क्या कर रहा है, उस चीज़ को समझ पा रहा है कि ये चौड़ा है ये पतला है, इसीलिए, लेकिन लिक्विड दोनों में इक्वल है। सीरिएशन की मतलब बात रही तो यहाँ कमवृद्धता आने लगती है, मतलब यहाँ पर जो बच्चा है उसकी क्लास भी बड़ी हो गई है, तो यहाँ पर वो चीज़ों में अंतर बताने लग जाता है, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर को समझने लगता है, मतलब एक ऑर्डर को बताने लगता है। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर आप डिसेंडिंग में लगा दीजिए, असेंडिंग में क्या होते हैं, नंबर सिस्टम में कौन होता है, क्या ग्रेटर देन है, क्या लेस देन है, इन सब चीज़ों को वो समझाने लगता है। फिर लास्ट आता है आपका फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज, जिसे हम औपचारिक परिचालन चरण कहते हैं, जो 11 साल उससे अबव के में स्टार्ट होता है। अब यहाँ पर बच्चे का एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आई, वहाँ आपकी कॉन्क्रीट थिंकिंग थी, मतलब जो चीज़ें थी वो ठोस थी, आप पहचान सकते थे देख के समझ। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब जो होता है जो हमें नहीं दिख रहा है, मतलब अमूर्त है जो। तो अब बच्चा क्या कर रहा है, किसी चीज़ को देख के उसके बारे में एक लॉजिक बना सकता है, एक चीज़ों को सोच सकता है अपने माइंड में, तो उसे हम एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कहते हैं। यहाँ पे मेकिंग हाइपोथेसिस, तो हाइपोथेसिस मतलब रिसर्च वाली हाइपोथेसिस नहीं, वो छोटी छोटी चीज़ों के बारे में बता सकता है कि इस चीज़ का क्या रिजल्ट आ सकता है। फिर आता है कॉन्सेप्ट मैपिंग। कॉन्सेप्ट मैपिंग इस चरण का सबसे महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है, क्योंकि इस स्टेज पर आते आते बच्चे का एक कॉन्सेप्ट फॉर्मेट हो जाता है कि किसी चीज़ का क्या कॉन्सेप्ट है। जैसे छोटा बच्चा था जब, तो किसी ने बाहर कुत्ते को देखा तो उसने पूछा ये क्या है, भौंक रहा है कुत्ता, तो उसके माँ बाप ने बताया कि ये कुत्ता है, तो उसने क्या समझा कि 4 पैर का जानवर कुत्ता है। अब वो चीज़ें वहाँ से चलते चलते जब इस फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज में आई, तो पहले क्या हो रहा था, वो हर 4 पैर के जानवर को कुत्ता समझ रहा था, लेकिन अब उसको ये बात समझ में आ गई है कि हर 4 पैर का जानवर जो होता है वो कुत्ता नहीं होता, क्योंकि उसके रंग रूप गुण, उनकी भाषा, हर चीज़ में अंतर होता है। तो वो कॉन्सेप्ट यहाँ पर आकर डेवलप हो जाता है और इस तरह बच्चे में अवधारणा का विकास होता है। अब हमने अभी तक उनके 4 चरण समझ लिए थे। इसके अलावा हम ये समझेंगे कि जो पियाजे का सिद्धांत था, उसका संज्ञानात्मक जो सिद्धांत उनने बताया था, उसका शिक्षा में क्या उपयोग है, शैक्षिक निहितार्थ क्या है। तो सबसे ज़्यादा एक्टिव लर्निंग, बच्चे की जो एक्टिव लर्निंग होती है, जैसे उन्होंने कहा था कि बच्चे का संज्ञानात्मक विकास अपने आप होता है, तो यहाँ बच्चा जो सीखता है वो एक्टिव लर्निंग से सीखता है। एक्टिव लर्निंग में मतलब हम इससे बोल सकते हैं लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखता है यहाँ पर बच्चा। स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग होती है, क्योंकि बच्चा का फोकस कौन है, बच्चा है, तो इसलिए जो लर्निंग होगी वो होगी स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग होगी। यहाँ पर जो चीज़ें सीखेगा वो सिंप्लेक्स टू कॉम्प्लेक्स अप्रोच की तरफ जाएगा, मतलब सरल चीज़ों से सीखते सीखते कठिन चीज़ों की तरफ जाएगा। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग को समझ सकेगा। अंडरस्टैंडिंग, जो चिल्ड्रन जो होती है उनकी थिंकिंग होती है समझने की हो जाती है। यहाँ पे कॉग्निटिव, संज्ञान के बारे में उसका उपयोग करने लगेगा, किसी भी चीज़ को सीखने के लिए तत्पर रहेगा। जो सिलेबस है उनकी स्टेज के अकॉर्डिंग, जो उनका सिलेबस है उस सिलेबस को समझने लगेगा, डिस्कवरी अप्रोचेस को करने लगेगा, प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग करने लगेगा, उसके अलावा सेल्फ लर्निंग पर भी फोकस करने लगेगा। तो ये तो बच्चों हमने जो समझा था ये था पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत। अब हम समझेंगे ब्रूनर का संज्ञानात्मक सिद्धांत। ब्रूनर के संज्ञानात्मक सिद्धांत, तो सबसे पहले हम बताएं जो जेरोम ब्रूनर थे, एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने संज्ञानात्मक विकास पर एक नया सिद्धांत दिया था। इस सिद्धांत को देने से पहले उन्होंने पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत पर भी कार्य किया था, उसके आधार पर ही उन्होंने अपना संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया। इस सिद्धांत को हम अन्वेषण के सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। अब जो ब्रूनर का संज्ञानात्मक सिद्धांत था, अमेरिकी मनोवैज्ञानिक ब्रूनर ने अपने अध्ययनों के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि बालक का जो मानसिक विकास होता है वह एक क्रमिक प्रक्रिया के अंतर्गत होता है। मतलब
क्रमिक प्रक्रिया के अंतर्गत मतलब ये समझ लीजिए आप कि पहले बच्चों में दो बातों पर ध्यान दिया जाता है। पहला, जो शिशु होते हैं या जो बच्चा होता है वह अनुभूतियाँ, जो उसे अनुभूति हो रही है उसे वो मानसिक रूप से किस प्रकार व्यक्त करता है, और दूसरा, बच्चा जो छोटी अवस्था से शैशवावस्था बाल्यावस्था में उसका चिंतन कैसे होता है, बच्चा सोचता कैसे है, इस तरह से उसका विकास होता है। तो जो ब्रूनर का संज्ञानात्मक सिद्धांत था उसमें उन्होंने 3 स्टेजेस, जिसे हम मोड भी कहते हैं, स्टेजेस भी बोलते हैं, अलग अलग जगहों पे आप इसे अलग अलग उससे समझ सकते हैं। कोई इसे मोड में बात करता है, कोई इसे स्टेज की बात करता है, लेकिन चीज़ें उसके अंदर वही आती हैं कि ब्रूनर का जो सिद्धांत है उसमें जो उन्होंने 3 मोड या 3 स्टेजेस बताई थी, उसमें जो पहली स्टेज होती है वो होती है सक्रियता विधि, इन एक्टिव मोड। दूसरा है दृश्य प्रतिमा विधि, आइकॉनिक मोड। तीसरी है सांकेतिक विधि, सिंबॉलिक मोड। तो सबसे पहले हम बात करें इनएक्टिव मोड। तो इनएक्टिव मोड से आप ये मत समझिए कि बच्चा यहाँ पे इनएक्टिव हो गया, यहाँ बच्चा एक्टिव है लेकिन सेमी कॉन्शियस, जैसे हम बोलते हैं कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस। तो यहाँ बच्चा जो है वो अनकॉन्शियसली वर्क कर रहा है कि क्योंकि ये स्टेज क्या है, मतलब जन्म से 1.5 साल तक का बच्चा जो होता है वो इस स्टेज के अंदर कैसे सीखता है ये बताया गया है। तो इस अवस्था में बच्चा सक्रिय नहीं है लेकिन एक्टिविटी वो सक्रिय कर रहा है। यहाँ पर उसकी जो ज़रूरतें हैं उसमें कोई शब्द नहीं है, शब्दहीन, क्योंकि भाषा का बहुत ज़्यादा विकास तो होता नहीं है। तो जो भी चीज़ें कर रहा है वो क्या कर रहा है, जैसे भूख लगी तो वो रोने लगा, चोट लगी तो भी रो रहा है, कुछ मिलने पे भी रो रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है तो भी रो रहा है। मतलब अपनी जो भी ज़रूरतें हैं वो पूरी करने के लिए वो क्या कर रहा है, अपनी रोना मचा रहा है, या जो भी जैसा लग रहा है कुछ ना कुछ क्रियाएं ही कर रहा है। मतलब एक सेंसरी ऑर्गन्स का ही उपयोग कर रहा है, जिसे प्याजे के संवेदी मोटर स्टेज के अंतर्गत लिया गया। जो पहला स्टेज थी प्याजे की, उसी तरह इनकी जो स्टेज थी इनएक्टिव मोड, उससे आप कोरिलेट कर सकते हैं। दूसरा, उन्होंने जैसे मोटर स्केल में जो कौशल है उसमें बाइक चलाना बताया कि के लिए हमारा ज्ञान जो होता है सक्रिय मोड में होता है। जैसे एक बार आपने साइकिल चलाना सीख लिया, तो आपने जो सीख लिया साइकिल चलाना, तो किसी भी तरह की अगर आपके सामने साइकिल आएगी या आपने मोटरसाइकिल चलाना सीख लिया, तो अगर दूसरे मॉडल की मोटरसाइकिल आ जाएगी तो आपको कुछ नया नहीं सीखना पड़ेगा, जो आपने सीखा हुआ है उसी पे अप्लाई करना पड़ेगा। मतलब आप इनएक्टिवली वर्क कर रहे हैं वहाँ, लेकिन हैं तो आप एक्टिव। तो उसी तरह से ये इनएक्टिव स्टेज है। दूसरी बात आती है, दूसरा जो मोड था वो था दृश्य प्रतिमा विधि, जिसे हम आइकॉनिक मोड कहते हैं, जो कि 2 वर्ष से 7 वर्ष तक है। इसमें क्या होता है, बच्चे जो होते हैं अपने जो सीखते हैं उसको कुछ ना कुछ इमेज से जोड़ के सीखते हैं, और इमेज से सीख के उसका प्रत्यक्षीकरण होता है। देखिए, आप देखे होंगे छोटे क्लास के बच्चों की जो बुक्स होती हैं उसमें बहुत सारे आइकॉन्स होते हैं। जैसे आप पहले उसकी एक इमेज दिखेगी, क्योंकि जैसा बोला जाता है आप जितनी ज़्यादा सेंस ऑर्गन्स यूज़ करेंगे उसके द्वारा जो आपको ज्ञान मिलेगा वो ज़्यादा स्थायी होगा। तो अगर आप उसको सिंबल आइकॉन के साथ जोड़ेंगे तो बच्चा उसको बहुत जल्दी सीख जाएगा, और जो सीखेगा उसका वो जो प्रत्यक्षीकरण रहेगा वो आगे तक जाएगा। तीसरी स्टेज जो उन्होंने बताई थी, या तीसरी जो मोड उन्होंने बोला था, वो था सांकेतिक विधि या सिंबॉलिक मोड, जो कि 7 साल या उससे ऊपर तक की बात हुई थी। इस स्टेज में चूंकि भाषा का विकास हो चुका है बच्चे का, तो यहाँ पर जो बच्चा अपने जो अनुभूतियाँ थी, जो उसे अनुभूति हो रही थी, उनको वो भाषा के माध्यम से प्रस्तुत करने लगता है। अब यहाँ पे चीज़ों को वो सिंबल के साथ जोड़ने लगता है, क्योंकि बच्चा बड़ा हो गया, भाषा आ गई है। भाषा आने से क्या हो गया, अब सिंबल बनने लगे हैं किसी भी चीज़ के लिए। जैसे गणितीय संक्रियाएँ हैं, तो गणितीय संक्रिया में कोई साइन छोटा का चिन्ह है, बड़े का चिन्ह है, मतलब लेस देन का क्या चिन्ह है, ग्रेटर देन का क्या चिन्ह है, कैसे हम इसको ऑर्डर में लगा सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को वो क्या करता है, सिंबल के साथ, जैसे कोई सिंबल अगर उसको दिया है और उस सिंबल को जोड़ के उसे उस चीज़ के बारे में समझाया गया है, तो वो उसको बहुत जल्दी से समझ लेगा। तो यहाँ पर जो बताया गया है कि इस स्टेज में बच्चा होता है सिंबल के जरिए अपने जो लर्निंग होती है उसको बहुत अच्छे से करता है। तो जो ब्रूनर के संज्ञानात्मक सिद्धांत में जैसे आप देख रहे हैं, इनएक्टिव स्टेज में बच्चा देखिए किस तरह से काम कर रहा है, इनएक्टिव है लेकिन मोड उसका एक्टिव है। दूसरे में आप देखिए आइकॉनिक, यहाँ विजुअलाइजेशन है, समराइजिंग है, मतलब जो चीज़ें हैं वो किसी न किसी आइकॉन के साथ जोड़ रहा है और उसको समझ रहा है। तीसरा है सिंबॉलिक, क्योंकि अब बुक पढ़ने लगा है, भाषा का विकास हो गया है, तो यहाँ पर क्या कर रहा है, लैंग्वेज हुई, मैथमेटिकल सिंबल हो रहे हैं, उनको वो जोड़ रहा है और उन सिंबल को देख के वो समझ पा रहा है, और वहाँ पे उसकी लर्निंग एक्टिव लर्निंग हो रही है। इसके अलावा उन्होंने कुछ प्रमुख तत्व भी बताए थे। उन्होंने आप जैसे हमने बात की थी बेटा बाइगोट्स्की की, बच्चे जब हम बाइगोट्स्की पढ़ रहे थे तो आपने वहाँ पे स्कैफ फोल्डिंग की बात सुनी थी। तो जो स्कैफ फोल्डिंग, लेकिन जो स्कैफ फोल्डिंग जो शब्द सबसे पहले दिया गया था
वो ब्रूनर के द्वारा दिया गया था, जिसे हमने बोला था ये एक अस्थाई सहारा होता है जो बच्चे को कुछ समय तक के लिए दिया जाता है। जैसे ही बच्चा उस चीज़ को सीख लेता हम उस सहारे को हटा देते हैं और फिर बच्चा स्वतंत्र रूप से अपने कार्य करने में सक्षम हो जाता है। इसके अलावा उन्होंने एक सर्पिल पाठ्यक्रम की अवधारणा भी थी। सर्पिल पाठ्यक्रम आप जानते हैं ना, आपने स्पाइरल वाइंडिंग देखी होगी कई बार, वो इस तरह से स्पाइरल होता है। तो स्पाइरल का क्या मतलब होता है, नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं, मतलब पुराने ज्ञान के साथ नए ज्ञान को एड ऑन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो जो सर्पिल पाठ्यक्रम होता है वो ये होता है कि पुराना जो सीखा है बच्चे ने उसमें नई चीज़ें जोड़ते जाइए और बच्चे को सिखाते जाइए। अब इन सब चीज़ों को समझने के बाद हम समझेंगे कि जो ब्रूनर का सिद्धांत था उसकी शिक्षा में क्या उपयोगिता थी। तो बालक की मानसिक शक्ति के अनुसार उसे को शिक्षण विधियों का चयन कीजिए। मतलब बच्चे की जो भी मानसिक योग्यता है, अगर वो स्लो सीख सकता है तो उसे उस तरह की शिक्षण विधियों का उपयोग करिए। बालक में शिक्षण योजना जब हम बना रहे हैं तो प्लानिंग किस तरह होना चाहिए, उस प्लान को एग्जीक्यूट कैसे करना है, उसका इवैल्यूएशन कैसे करना है, और जिससे कि बच्चे का समुचित विकास हो सके। मतलब उसका जो बौद्धिक विकास हो रहा है उस बौद्धिक विकास को किस तरह से समुचित तरीके से किया जा सकता है, इस पे ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा बच्चे का जो मानसिक स्तर है उसके स्तर के अनुसार ही पाठ्यक्रम का निर्माण होना चाहिए। और नए प्रकरणों को पढ़ाने से पहले पूर्व ज्ञान लेकर शिक्षण योजना बनाना चाहिए। और जो नया प्रकरण हम पढ़ा रहे हैं या नई चीज़ उसको सिखा रहे हैं, उस नई चीज़ को हमेशा पुरानी चीज़ों से अगर आप जोड़ के बच्चे को सिखाएंगे तो बच्चा बहुत तेज़ी से सीखेगा और एक्टिवली सीखेगा। जैसा कि हम जानते हैं विद्यार्थियों की किसी भी चीज़ को सीखने के बाद मूल्यांकन जब तक ना किया जाए तब तक हमारी जो लर्निंग होती है वो एक्टिव नहीं होती। तो जैसा हमारा परीक्षा का पैटर्न होता है, इसमें सबसे पहले 4 सेक्शंस होते हैं। इसमें MCQ, शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर और वेरी लॉन्ग आंसर, इस तरह का जो फॉर्मेट होता है आपके एग्ज़ाम का। तो उससे संबंधित मैंने यहाँ पे कुछ प्रश्न लिए हैं जो कि महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। जैसे आपका पहला क्वेश्चन है, ये MCQ पर आधारित है कि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का दूसरा चरण क्या है। ये 4 चरण बताए गए हैं: संवेदी मोटर स्टेज, पूर्व परिचालन चरण, ठोस परिचालन चरण और औपचारिक परिचालन चरण। तो बेटा अभी हमने पढ़ा था, तो इसका जो बेस्ट आंसर होगा वो होगा पूर्व परिचालन चरण, जो कि इसके संज्ञानात्मक विकास का दूसरा चरण कहलाता है। इसके बाद उन्होंने पूछा कि पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत को समझाइए। तो पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत में आप उसको क्या बताएंगे, उसमें अनुकूलन क्या था, आत्मसातीकरण क्या था, संविष्टीकरण क्या था। उसके अलावा जो उनकी 4 स्टेजेस थी, संवेदी मोटर स्टेज, पूर्व परिचालन चरण, ठोस परिचालन चरण और औपचारिक परिचालन चरण, इन चारों को आप समझाएंगे। अगर ये क्वेश्चन 2 नंबर के मार्क्स में आता है तो सिर्फ आप यहाँ पर संज्ञानात्मक सिद्धांत को बताएंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि संज्ञान क्या होता है और संज्ञानात्मक सिद्धांत क्या होता है, आप उतना ही समझाएंगे। लेकिन अगर ये क्वेश्चन ज्यादा मार्क्स में आता है तो आप इसके सारे चरण के बारे में विस्तार से समझाएंगे। ब्रूनर के संज्ञानात्मक सिद्धांत की बात करें तो ब्रूनर का संज्ञानात्मक सिद्धांत में भी आप उनकी जो 3 स्टेजेस हैं या 3 मोड हैं, जो आइकॉनिक, पहला आपकी थी इनएक्टिव, आइकॉनिक और सिंबॉलिक, उसको बताएंगे। उसके सर्पिल पाठ्यक्रम में उन्होंने कैसा समझाया था उसको बताएंगे। इस तरह से आपके प्रश्न पत्र में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनका आपको आंसर देना है। ये जो लिंक हैं, इन लिंक को अगर आप पढ़ेंगे तो जो आपको जानकारी मिलेगी वो आपके आगे बहुत ज़्यादा सहायक होगी सीखने के लिए। इसके अलावा लर्निंग एंड टीचिंग की बुक है जो कि SK मंगल की बुक है। इसमें आपको सारी लर्निंग थ्योरीज मिल जाएंगी, आपका जो ये संज्ञानात्मक सिद्धांत है इसके बारे में मिल जाएंगे। इसके अलावा भी और भी जो सिद्धांत है उसके बारे में काफ़ी अच्छा जानकारी आप प्राप्त कर पाएंगे। एजुकेशन साइकोलॉजी की PD पाठक की जो बुक है ये भी काफ़ी अच्छी बुक है, इसमें भी आपको काफ़ी जानकारी मिल जाएगी। धन्यवाद विद्यार्थियों। मैं डॉक्टर माधुरी श्रीधर। मैंने जो आज आपको टॉपिक पढ़ाया है, हमने जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत समझा है ब्रूनर का और पियाजे का, इस सिद्धांत से आप जरूर ही लाभान्वित होंगे और आगे के लिए हम फिर से जुड़ेंगे। धन्यवाद।